नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी एंड स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास से संबंधित इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 90 MCQ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी शासन का किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, यानी कि अंग्रेजों ने दोस्तों किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, कहें तो किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक क्षेत्र को दोस्तों अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अंग्रेजी आर्थिक शोषण या लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई, यानी कि अंग्रेजों ने दोस्तों आर्थिक शोषण यानी कि लूट करना किस घटना के बाद स्टार्ट किया था, बक्सर, प्लासी, पानीपत का द्वितीय युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध, यानी कि 1757 ईस्वी के बाद दोस्तों अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण करना प्रारंभ किया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए कौन सी भू राजस्व प्रणालियां अपनाई थी, यानी कि अंग्रेजों ने दोस्तों कर लेने की कौन सी नीतियां अपनाई थी, जैसे कि इजारेदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी प्रथाएं दोस्तों अंग्रेजों ने अपनाई थी अपने शासनकाल के दौरान। फोर नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम इजारेदारी व्यवस्था सन 1772 ईस्वी में किसने शुरू की थी। तो दोस्तों इजारेदारी प्रथा कब शुरू हुई थी, 1772 ईस्वी में, लेकिन किसने शुरू की थी, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों इजारेदारी प्रथा को शुरू किया था 1772 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम इजारेदारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग द्वारा किस स्थान पर लागू की गई थी, यानी कि 1772 ईस्वी में जो दोस्तों इजारेदारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग के द्वारा स्टार्ट की गई थी, वो सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा या फिर बंगाल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इजारेदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व का ठेका दिया जाता था, यह ऑप्शन सही है। इजारेदारी व्यवस्था में दोस्तों ठेके देने की व्यवस्था थी, यानी कि सबसे ज़्यादा भूमि पर बोली लगाने वाले को भूमि का राजस्व लेने का ठेका दिया जाता था। इसमें भूमि का ठेका पंचवर्षीय यानी कि 5 वर्षों के लिए दिया जाता था। 1777 ईस्वी में दोस्तों इसे पंचवर्षीय के स्थान पर 1 वर्षीय कर दिया गया था, यानी कि जो ठेका 5 वर्षों के लिए दिया जाता था वो 1777 ईस्वी में 1 वर्ष के लिए दिया जाने लगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन दोस्तों इजारेदारी व्यवस्था के संबंध में सही हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस भूमि व्यवस्था को जमींदारी प्रथा या इस्तेमरारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, इजारेदारी व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जमींदारी प्रथा या इस्तेमरारी प्रथा के नाम से ऑप्शन नंबर बी, स्थायी बंदोबस्त को जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत में किस वर्ष लागू की गई, 1713, 1790, 1793 या फिर 1708 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1793 ईस्वी में दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसे दोस्तों जमींदारी प्रथा या इस्तेमरारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1793 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू हुई थी, किस गवर्नर जनरल ने इसे लागू किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था दोस्तों लागू हुई थी 1793 ईस्वी में। किसने लागू किया था इसे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसे ही दोस्तों जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है और इस्तेमरारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों ये सर्वप्रथम लागू कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों स्थानों पर, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों में दोस्तों ये सर्वप्रथम लागू की गई थी।
11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस भूमि व्यवस्था के द्वारा जमींदार भूमि के स्थायी मालिक बन गए थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। दोस्तों वो बंदोबस्त व्यवस्था थी जिसके द्वारा कंपनी ने दोस्तों राजस्व वसूली का कार्य जमींदारों को दिया था। यही कारण था कि दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी भूमि दोस्तों जमींदारों को राजस्व वसूली के लिए दी जाती थी, उस भूमि का दोस्तों स्थायी मालिक जमींदारों को बना दिया जाता था। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत के कितने क्षेत्र पर लागू की गई थी? 19%, 20%, 30% या फिर 50% क्षेत्र पर? तो दोस्तों भारत के टोटल क्षेत्र में से 19% क्षेत्र पर दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे जमींदारी प्रथा या इस्तेमारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्तों लागू हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को राजस्व वसूली का कार्य दिया गया था। यही कारण था कि दोस्तों इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था में कुल लगान का 10/11 भाग यानी कि 89% कंपनी को जाता था। यह ऑप्शन दोस्तों सही है। जो भी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा लगान वसूला जाता था, उसका 89% दोस्तों कंपनी को जाता था। शेष बचा दोस्तों 11 में से 1 भाग यानी कि 11% जमींदारों को जाता था जो लगान वसूलते थे। इस व्यवस्था ने दोस्तों जो भी जमींदारों को भूमि दी जाती थी, उस भूमि का वास्तविक मालिक भी दोस्तों जमींदारों को बना दिया जाता था। साथ में दोस्तों उनको पैतृक अधिकार भी दिया गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन दोस्तों इस व्यवस्था के संबंध में सही हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूर्यास्त का नियम किस भूमि प्रणाली से संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। स्थायी बंदोबस्त में दोस्तों एक सूर्यास्त का कानून लाया गया था। ये दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूर्यास्त का कानून के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस कानून को दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में 1794 ईस्वी में लागू किया गया था। ये ऑप्शन दोस्तों सही है। जो आपको याद भी रखना है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में सूर्यास्त का कानून किस वर्ष आया था, तो 1794 ईस्वी में। इसके तहत जमींदारों को दोस्तों एक निश्चित अवधि के अंदर निर्धारित भू राजस्व एकत्रित करके यानी कि कलेक्ट करके कंपनी को देना पड़ता था। नहीं तो दोस्तों उनकी जमींदारी या भूमि नीलाम कर दी जाती थी। यानी कि दोस्तों ये नियम एक ऐसा नियम था जिसके अंतर्गत दोस्तों जमींदारों को टाइम के अंदर राजस्व कलेक्ट करके कंपनी को देना पड़ता था। नहीं तो दोस्तों कंपनी उनकी ज़मीन या जमींदारी छीन लेती थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऊपर एक दोनों कथन इसके संबंध में सही हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सन 1792 ईस्वी में किसने प्रारंभ की थी? थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव या फिर कर्नल रीड? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कर्नल रीड ने दोस्तों 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1820 ईस्वी में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था वास्तविक रूप से किसने प्रारंभ की थी या किसने लागू की थी? तो दोस्तों 1792 ईस्वी में तो कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम जिक्र किया था, यानी कि इसे सर्वप्रथम प्रारंभ में लाया था। लेकिन दोस्तों इसे सर्वप्रथम लागू किया गया था वास्तविक रूप से 1820 ईस्वी में। किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो ने। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने किस स्थान पर लागू की थी? तो दोस्तों 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था वास्तविक रूप से प्रचलन में लाई गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा। ये सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों ऊपरी दोनों स्थानों पर यानी कि मद्रास और बम्बई में। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के कितने क्षेत्र पर लागू की गई थी? तो दोस्तों हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में जाना था कि ये 19% क्षेत्र पर लागू की गई थी भारत के टोटल क्षेत्र में से। जबकि दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी ऑप्शन नंबर बी 51% क्षेत्र पर। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें रैयत का अर्थ किसानों से था, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों रैयत का अर्थ होता था किसान। अर्थात इस व्यवस्था में दोस्तों कंपनी किसानों से सीधा लगान वसूलती थी। जबकि दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत हमने जाना था कि कंपनी ने राजस्व वसूली का कार्य जमींदारों को दिया था।
लेकिन दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था में कंपनी सीधे किसानों से लगान वसूलती थी। इस व्यवस्था के द्वारा दोस्तों जमींदारी प्रथा को समाप्त कर किसानों को भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया गया था। यानी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में दोस्तों जो भी अधिकार जमींदारों को दिए गए थे, जो भी उनको वास्तविक ज़मीन का मालिक बनाया गया था, वो दोस्तों समाप्त कर दिया गया और किसानों को पुनः दोस्तों उनकी भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी कथन रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में सही हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई जाने वाली भू राजस्व प्रणाली कौन थी। यानी कि दोस्तों सर्वाधिक भूमि पर कौन सी भू राजस्व प्रणाली अपनाई गई थी। इजारेदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि ये 19% क्षेत्र पर लागू हुई थी भारत के टोटल क्षेत्र में से, जबकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लागू हुई थी ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, 51% क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा ये लागू हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए किसने 1819 ईस्वी में प्रस्ताव रखा था। रॉबर्ट क्लाइव, थॉमस मुनरो, हाल्ट मैकेंजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए 1819 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रस्ताव कौन लाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाल्ट मैकेंजी। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था को वास्तविक रूप से कहाँ लागू किया गया था। जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि 1819 ईस्वी में प्रस्ताव लाया गया था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए, लेकिन दोस्तों ये वास्तविक रूप से लागू हुई थी 1822 ईस्वी में। कहाँ पर लागू हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऊपरी तीनों स्थानों पर, यानी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1822 ईस्वी में किसने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। दोस्तों प्रस्ताव लाया गया था सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा, लेकिन दोस्तों ये वास्तविक रूप से लागू कब हुई थी। तो 1822 ईस्वी में। कहाँ पर। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। किसने लागू किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1833 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था को किसने उत्तर भारत में लागू किया था। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1819 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा, लेकिन ये 1822 ईस्वी में वास्तविक रूप से लागू होती है पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। किसने लागू किया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लेकिन दोस्तों ये उत्तर भारत में किसके द्वारा लागू की जाती है 1833 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बर्ड ने। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी भारत में भूकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है। जैसा कि दोस्तों लोग जानते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था को उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड ने लागू किया था 1833 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मार्टिन बर्ड को ही उत्तर भारत में भूकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महालवाड़ी व्यवस्था भारत के कितने क्षेत्र पर लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को दोस्तों 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था, जबकि दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था को भारत के 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था, जबकि दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था को ऑप्शन नंबर सी 30% क्षेत्र पर लागू किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें महाल का अर्थ गांव से था, जिस प्रकार हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जाना था कि रैयत का अर्थ किसानों से होता था, उसी प्रकार दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत महाल का अर्थ गांव से होता था। अर्थात इस व्यवस्था में कंपनी दोस्तों पूरे गांव का राजस्व गांव के मुखिया से यानी कि गांव के प्रधान से वसूलती थी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों कंपनी सीधे रैयत यानी कि किसानों से वसूलती थी। इस प्रकार दोस्तों इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को किसानों को भूमि से बेदखल करने का भी अधिकार प्राप्त था, यानी कि दोस्तों टाइम पर जो किसान मुखिया को राजस्व नहीं देता था उसे भूमि से उसके बेदखल कर दिया जाता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऊपरी सभी कथन महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में सही हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों एक तरफ सभी भू राजस्व प्रणालियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ ये सर्वप्रथम कब लागू हुई थी और किसने लागू की थी इसके संबंध में दिया गया है। जैसे कि दोस्तों इजारेदारी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई थी 1872 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। इसी प्रकार दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये भी ऑप्शन सही है।
रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों 1820 ईस्वी में लागू हुई थी थॉमस मुनरो के द्वारा, ये भी ऑप्शन सही है। महालवाड़ी व्यवस्था दोस्तों 1822 ईस्वी में लागू हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, ऊपर ये सभी कथन सही हैं। तो इसमें दोस्तों सभी भू राजस्व प्रणालियाँ आपको याद रखनी है, ये कब लागू हुई थी सर्वप्रथम और किसने इसको सर्वप्रथम लागू किया था, इसके संबंध में पॉइंट याद रखने हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो एक तरफ दोस्तों सभी भू राजस्व प्रणालियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ ये सर्वप्रथम किस स्थान पर लागू की गई थी ये दिया गया है, क्योंकि इससे संबंधित दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों इजारेदारी व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल में लागू की गई थी, यह ऑप्शन दोस्तों सही है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुई थी सर्वप्रथम, ये भी ऑप्शन सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों सर्वप्रथम मद्रास और बम्बई में लागू की गई थी, ये भी ऑप्शन सही है। महालवाड़ी व्यवस्था दोस्तों पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लागू हुई थी, यह भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, सभी कथन सही हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो एक तरफ दोस्तों सभी भू राजस्व प्रणालियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ ये दोस्तों भारत के टोटल क्षेत्र में से कितने क्षेत्र पर लागू की गई थी ये दिया गया है। जैसे कि दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 19% भारत के क्षेत्र पर लागू हुई थी, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। उसी प्रकार दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज़्यादा लागू हुई थी भारत के क्षेत्र में, 51% भूभाग पर दोस्तों ये लागू हुई थी। उसी प्रकार दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू हुई थी, यह भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों कौन सी व्यवस्था कितने क्षेत्र पर लागू हुई थी यह भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धन के बहिर्गमन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धन का प्रतिवर्ष इंग्लैंड जाना, इसके बदले में दोस्तों भारत को कुछ ना मिलना, यही दोस्तों धन का बहिर्गमन कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों सर्वप्रथम किसने बताया था कि भारत से कई सारा धन इंग्लैंड जाता है और इसके बदले में दोस्तों भारत को कुछ नहीं मिलता है, इसी को ही धन के बहिर्गमन का सिद्धांत कहते हैं। ये सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादाभाई नौरोजी ने। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धन के बहिर्गमन या धन का निष्कासन के बारे में दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने किस वर्ष बताया था। तो दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने इसके बारे में सर्वप्रथम कब जिक्र किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1867 ईस्वी में। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का जिक्र अपने किस लेख में किया था। यानी कि दादाभाई नौरोजी ने दोस्तों धन के बहिर्गमन के बारे में सर्वप्रथम बताया था किस लेख में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख में। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन को विस्तृत रूप से अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया है। तो दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम अपने एक लेख में इसके बारे में बताया था। उस लेख का नाम था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। लेकिन दोस्तों धन के बहिर्गमन के बारे में विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या अपनी किस पुस्तक में की थी, या विस्तृत रूप से इसे किस रूप में प्रकाशित किया था, किस पुस्तक में दादाभाई नौरोजी ने। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, दादाभाई नौरोजी। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, दादाभाई नौरोजी को। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी पुस्तक दादाभाई नौरोजी की है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी पुस्तकें दोस्तों दादाभाई नौरोजी की हैं, जिसमें कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें दोस्तों विस्तृत रूप से दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन को बताया था। इसके अलावा दोस्तों ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया ये भी पुस्तक दादाभाई नौरोजी की है। द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया ये भी पुस्तक दोस्तों दादाभाई नौरोजी की है। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एशिया के प्रथम व्यक्ति जो सबसे पहले इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित हुए थे।
तो दोस्तों एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी न केवल भारतीय बल्कि दोस्तों एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित हुए थे। कब? तो 1892 ईस्वी में। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राजनीति के पिता में किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय राजनीति का पिता में कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों इसके अलावा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये दोस्तों प्रथम भारतीय होने के साथ साथ एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम सदस्य निर्वाचित हुए थे। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम अनुमानित रूप से 20 रुपये बताई थी? तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय किसने निर्धारित की थी सर्वप्रथम? तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। कितनी बताई थी? तो 20 रुपये। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किया था। कितना किया था? तो 20 रुपये। कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1868 ईस्वी में। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? वे बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज के गणित के अध्यापक थे। यह ऑप्शन दोस्तों सही है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों बम्बई के कॉलेज जिसका नाम था एल्फिंस्टन उसके दोस्तों गणित के अध्यापक थे। ये दोस्तों 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा कि दादा भाई नौरोजी दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन के 3 बार अध्यक्ष बने थे। इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम धन के बहिर्गमन या धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। यह भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन दादा भाई नौरोजी के संबंध में सही हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के आर्थिक इतिहास की प्रथम पुस्तक किसे मानी जाती है? यानी कि आधुनिक भारत में दोस्तों आर्थिक इतिहास में लिखी गई प्रथम पुस्तक किसे कहा जाता है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया दोस्तों भारत के आर्थिक इतिहास में लिखी गई प्रथम पुस्तक मानी जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो दोस्तों आधुनिक भारत में आर्थिक इतिहास में लिखी गई प्रथम पुस्तक भारत की मानी जाती है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, आर.सी. दत्त। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को आर.सी. दत्त ने अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया है? यानी कि दोस्तों आर.सी. दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को उल्लेखित किया है। किस पुस्तक में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो दोस्तों आधुनिक भारत में भारतीय आर्थिक इतिहास में लिखी गई प्रथम पुस्तक मानी जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आर.सी. दत्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये दोस्तों सिविल सेवक थे। ये ऑप्शन दोस्तों सही है। आर.सी. दत्त एक सिविल सेवक थे अंग्रेजों के काल के दौरान। ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो दोस्तों उस समय असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद से डिविजनल कमिश्नर बने थे। ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। इनका पूरा नाम दोस्तों रमेश चंद्र दत्त था, यानी कि आर.सी. दत्त का पूरा नाम रमेश चंद्र दत्त था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन आर.सी. दत्त के संबंध में सही हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धन के बहिर्गमन को किसने विदेशी लुटेरों से भी अधिक खतरनाक बताया है? तो दोस्तों किसने धन के बहिर्गमन को विदेशी लुटेरों से भी अधिक खतरनाक बताया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. दत्त ने। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धन के बहिर्गमन को किसने अनिष्टों का अनिष्ट कहा है? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि आर.सी. दत्त ने धन के बहिर्गमन को विदेशी लुटेरों से भी खतरनाक बताया है, जबकि दोस्तों धन के बहिर्गमन को किसने अनिष्टों का अनिष्ट कहा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धन के बहिर्गमन को किसने ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी है? तो दोस्तों विदेशी लुटेरों से भी खतरनाक आर.सी. दत्त ने बताया है धन के बहिर्गमन को, और धन के बहिर्गमन को दोस्तों अनिष्टों का अनिष्ट दादा भाई नौरोजी ने कहा है।
जबकि दोस्तों ब्लीडिंग प्रोसन की संज्ञा दी है ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स ने। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष कांग्रेस ने भी धन के बहिर्गमन को यानी धन के निष्कासन को स्वीकार कर लिया था, यानी कि कांग्रेस ने भी मान लिया था कि धन का बहिर्गमन हो रहा है, बहुत सारा धन भारत से इंग्लैंड की ओर जा रहा है। ये दोस्तों कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1896 ईस्वी में। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वास्तविक रूप से औद्योगिकरण यानी कि उद्योगों का पतन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 1800 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के बीच दोस्तों माना जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में व्याप्त सभी उद्योगों को समाप्त कर यानी कि उसका पतन कर दिया था। उसी प्रक्रिया को ही दोस्तों इतिहास में औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। ये समय काल था 1800 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के बीच। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के भारत पर क्या प्रभाव हुए थे? तो दोस्तों जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है तब ब्रिटेन में दो चीज़ों की ज़्यादातर आवश्यकता पड़ती है, एक तो कच्चा माल और दूसरी दोस्तों जो ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुएं हैं उनको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता ब्रिटेन की थी। तो इस प्रकार बहुत सारा कच्चा माल दोस्तों भारत से ब्रिटेन जाता था जब ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन से जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो सभी माल यानी कि उन सभी वस्तुओं की बिक्री भारत में होती थी। इन सभी कारणों से दोस्तों जब भारत से कच्चा माल बड़ी मात्रा में ब्रिटेन जाने लगा तो भारत में दोस्तों कच्चे माल की कमी होने लगी, और जब दोस्तों ब्रिटेन की वस्तुएं भारत में बिकने लगी तब भारत की वस्तुएं दोस्तों ब्रिटेन की वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई यानी कि कंपटीशन नहीं कर पाई। परिणाम यह हुआ कि दोस्तों भारत की वस्तुएं महंगी पड़ने लगी और ब्रिटेन की वस्तुएं थोड़ी सस्ती होने के कारण दोस्तों बाजार भर में छा गई थी। इस कारण दोस्तों भारतीय जो उद्योग थे उनका पतन हो गया था और भारत में बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ दोस्तों गरीबी बढ़ गई थी। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी कथन सही हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों ने किस वर्ष इंग्लैंड में भारतीय वस्तु को प्रतिबंधित कर दिया था? दोस्तों अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट करने या उन्हें बंद करने या फिर उनका पतन करने के लिए दोस्तों कई पैतरे अपनाए थे। उनमें से एक नीति यह थी कि अंग्रेजों ने दोस्तों इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं को ना बिकने के लिए उन्हें बैन कर दिया था। कब बैन किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1820 ईस्वी में। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष अंग्रेजों ने जहाज रानी की नीतियों में परिवर्तन कर इंग्लैंड में केवल इंग्लैंड के जहाज को ही वस्तुओं का आयात करने की आज्ञा दी थी? इसका मतलब यह था कि दोस्तों अंग्रेजों ने इस जहाज रानी की नीति के तहत एक नियम बनाया कि इंग्लैंड में केवल इंग्लैंड के ही जहाज किसी वस्तु का आयात कर सकते थे, यानी कि भारत में दोस्तों किसी वस्तु को इंग्लैंड ले जाना था तो केवल इंग्लैंड के ही जहाज ले जा सकते थे। और पहले से ही दोस्तों अंग्रेजों ने भारतीय वस्तु को प्रतिबंधित कर दिया था। इसका यह मतलब था कि अब किसी भी तरह से दोस्तों भारतीय वस्तु इंग्लैंड नहीं जा सकती थी। ये दोस्तों नियम कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1849 ईस्वी में। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई ददनी प्रथा का क्या अर्थ था? तो दोस्तों अंग्रेजों ने एक प्रथा लागू की थी भारत में, उस प्रथा का नाम था ददनी प्रथा। इस प्रथा के माध्यम से दोस्तों किसानों और काश्तकारों को अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेज एक घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघा एवं चरखा को तोड़ दिया। यह कथन किसने कहा है? तो दोस्तों ये कथन कहा है ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों भारतीय उद्योगों के पतन के संबंध में कहा है कि अंग्रेज ऐसे घुसपैठिए थे जिसने भारतीय उद्योगों के हथकरघा एवं चरखा को तोड़ दिया था। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो दोस्तों भारत में पहली ट्रेन चली थी ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चली थी? कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली रेल चलाई गई थी। किन दो शहरों के बीच? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुंबई से ठाणे के बीच। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इस कंपनी ने दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेलवे सेवा प्रारंभ की थी। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? यानी कि जब दोस्तों प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, प्रथम रेल भारत में चली थी, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था?
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में बिछाई गई थी। सबसे पहली लाइन तो दोस्तों बम्बई से थाने के बीच जो चली थी वो दोस्तों किसने बनवाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। जबकि दोस्तों सबसे अधिक रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में बिछाई गई थी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में रेलवे निर्माण के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे, यानी कि किन कारणों से या किन उद्देश्यों के कारण दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए है कि दोस्तों कच्चे मालों के क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ना। यह ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जितना भी कच्चा माल इंग्लैंड जाता था उसे कई स्थानों से लेकर दोस्तों बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए रेल का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों सेना का तीव्र आगमन सुनिश्चित करना, यह भी ऑप्शन दोस्तों सही है, क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी जैसे विद्रोह होते थे, भारतवासी जब विद्रोह करने लगते थे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए दोस्तों ब्रिटिश सेना को समय रहते ही रेल के माध्यम से सुनिश्चित स्थान तक पहुंचा दिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन की उत्पादित वस्तुओं को भारतीय बाजारों तक आसानी से पहुंचाने के लिए भी रेल का उपयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी दोस्तों रेल निर्माण के पीछे अंग्रेजों के उद्देश्य थे। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश काल में भारत के सर्वाधिक पूंजी का निवेश किस क्षेत्र में हुआ था, यानी कि दोस्तों अंग्रेजों ने किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा का निवेश किया था, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाज रानी की नीतियों में दोस्तों अंग्रेजों ने सर्वाधिक निवेश किया था। उनमें से दोस्तों रेलवे सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था, यानी कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेलवे सेक्टर में या रेलवे क्षेत्र में दोस्तों सबसे ज़्यादा पूंजी का निवेश हुआ था और सबसे पहले हुआ था। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश भारत को रेलवे की उपयोगिता नहीं थी, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। यह कथन किसका है, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। तो दोस्तों ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, सहचर समाचार पत्र ने। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभ में रेलवे निवेश पर न्यूनतम लाभ प्रतिशत की गारंटी कितनी दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5%। एक्चुअली में दोस्तों ब्रिटेन वासियों ने यानी कि अंग्रेजों ने दोस्तों भारत में रेलवे पर निवेश करने के लिए कई प्राइवेट कंपनियों को भी हायर किया था। उन प्राइवेट कंपनियों को दोस्तों 5% शुरुआत में गारंटी दी गई थी लाभ की, यानी कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें चाहे लाभ हो चाहे हानि, उन्हें 5% लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये गारंटी कितनी परसेंट की दी गई थी, तो 5% की। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की जननी कहा है। तो दोस्तों रेलवे की स्थापना को किसने आधुनिक उद्योगों की जननी कहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम किसने की थी। तो दोस्तों रेलवे को राजकीय नियंत्रण में यानी कि सरकारी नियंत्रण में लाने की सर्वप्रथम बात की गई थी ऑप्शन नंबर सी, विलियम एकवर्थ ने। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस आयोग के द्वारा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। तो दोस्तों वो था रॉबर्टसन आयोग, जो गठित हुआ था 1902 ईस्वी में। तो रॉबर्टसन आयोग के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम भारत में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस वर्ष सर्वप्रथम रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। तो दोस्तों रॉबर्टसन आयोग के द्वारा जो गठित हुआ था 1902 ईस्वी में, इस आयोग के द्वारा दोस्तों भारत में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। लेकिन रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस कमीशन के तहत रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो दोस्तों ये था एटवर्थ कमीशन, जो गठित हुआ था 1924 ईस्वी में। इस कमीशन के द्वारा या इस आयोग के द्वारा दोस्तों रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन किस शहरों के बीच में चलाई थी। तो दोस्तों पहली टेलीग्राफ लाइन चलाई गई थी ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता से आगरा के बीच,
जबकि दोस्तों याद है कि पहली ट्रेन जो चली थी वो बम्बई से थाने के बीच चली थी। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। तो दोस्तों सूती वस्त्र की मिल सबसे पहले किस शहर में स्थापित की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अफीम उत्पादन के लिए सबसे फेमस जो क्षेत्र था अफीम के लिए वो था ऑप्शन नंबर डी, बिहार। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों नील कृषकों यानी कि नील की किसानी करने वाले कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई एक पुस्तक थी जिसका नाम था नील दर्पण। इसके लेखक हैं दोस्तों दीनबंधु मित्र। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कि कॉफ़ी के बागान सर्वप्रथम कहाँ पर लगाए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वायनाड जनपद में। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में या किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो दोस्तों प्रथम जनगणना हुई थी अंग्रेजी काल में यानी कि ब्रिटिश काल में, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, वुड का घोषणा पत्र जो हुआ था 1854 ईस्वी में। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने 1911 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था, जिसे दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों वो कौन सा विधेयक था, ये विधेयक किसने पारित किया था 1911 ईस्वी में जो आगे चलकर प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाया। तो दोस्तों ये विधेयक था ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले का। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस गवर्नर ने बुनकरों की दयनीय स्थिति पर टिप्पणी की थी कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो दोस्तों ये कथन किसने कहा था या किस गवर्नर ने बुनकरों की दयनीय स्थिति पर यह टिप्पणी की थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेटिंग ने। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी कहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 20वीं शताब्दी के भारत का भीषणतम अकाल 1942 से 43 के बीच में आया था कहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इसका विचार था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी नीति थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये कथन कहा था ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत के उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धनिक वर्गों द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की प्राथमिकता या उनकी भूमिका। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्थापित होने वाला प्रथम वाणिज्यिक बैंक कौन सा था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ कलकत्ता। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन यानी कि आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास से संबंधित दोस्तों 2 थ्योरी वीडियो आपको पढ़ाई गई हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो कंटेंट की PDF भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।